नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक कह सकते हैं कि बहुत छोटा लेकिन बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। इसका नाम है र्यूमिक्स क्रिस्पस, जिसे आमतौर पर येलो डॉग पौधे के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, और ये स्रोत होम्योपैथी में इसके उपयोग के बारे में है। और जब आप कहते हैं छोटा, तो मतलब ये मुश्किल से एक पेज का है, पर इसमें जानकारी इतनी इतनी घनी है कि एक पूरी शख्सियत की तस्वीर बना देती है। बिल्कुल, और हमारा आज का मिशन भी यही है, मतलब इस स्रोत को एक जासूसी कहानी की तरह देखना। हमारे पास अलग अलग सुराग हैं, एक अजीब सी खांसी है, पेट की कुछ गड़बड़ी है, त्वचा की खुजली है, और हमें ये पता लगाना है कि इन सब के पीछे का कह सकते हैं अपराधी कौन है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही टेक्निकल शब्द से, ट्यूबरक्युलर डायथिसिस। अब इससे पहले कि सुनने वाले घबरा जाएं, इसका आसान मतलब क्या है? ये बस एक पुराना होम्योपैथिक शब्द है जो एक तरह की शारीरिक बनावट या प्रवृत्ति को बताता है। अच्छा। आसान भाषा में समझें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे ठंड बहुत जल्दी लगती है, जिसे सांस से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा ज्यादा होता है और जो मौसम के बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। तो स्रोत हमें पहली लाइन में एक बहुत बड़ा सुराग दे रहा है। बिल्कुल। और स्रोत आगे कहता है कि त्वचा और श्लेष्म झिल्ली, मतलब हमारे शरीर के अंदर की जो नम परतें हैं, जैसे नाक और गले के अंदर, हाँ। उनमें भी बहुत ज्यादा संवेदनशीलता होती है। लेकिन जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है खुली हवा के प्रति एक अजीब सी दुश्मनी। और यही वो धागा है जिसे अगर हम पकड़ लें तो पूरी कहानी सुलझ जाएगी। ये हवा के प्रति संवेदनशीलता, खास तौर पर ठंडी हवा, यही वो केंद्रीय विषय है जो हमें हर लक्षण में बार बार मिलेगा। ये सिर्फ एक लक्षण नहीं है, ये एक तरह से इस पूरी तस्वीर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो अगर ठंडी हवा हमारा मुख्य संदिग्ध है, तो पहला अपराध स्थल तो खांसी ही होगी। स्रोत में इसका जिक्र बहुत ही नाटकीय ढंग से किया गया है। हाँ। इसे सूखी, लगातार और थका देने वाली खांसी कहा गया है। हाँ, लेकिन कई तरह की खांसी ऐसी हो सकती हैं। असली मजा तो इसके ट्रिगर्स में है, मतलब वो चीजें जो इस खांसी को शुरू कर देती हैं। अच्छा। स्रोत कहता है कि ये खांसी तब शुरू होती है जब आप हवा या कमरा बदलते हैं। जरा सोचिए, आप एक गर्म कमरे से निकलकर हॉल में गए जहां हवा थोड़ी सी भी ठंडी है और बस खांसी का दौरा पड़ गया। बिल्कुल। और शाम को लेटने के बाद भी ये भी एक ट्रिगर है। दिन भर शायद सब ठीक था, लेकिन जैसी बिस्तर पर लेटे, शरीर शांत हुआ और खांसी ने हमला कर दिया। सही। और एक बहुत ही अजीब ट्रिगर है गले के गड्ढे को छूने या दबाने पर। हाँ, ये तो बहुत ही विशिष्ट है। मतलब अगर आपके गले पर स्कार्फ या टाई का हल्का सा भी दबाव पड़े तो उससे भी खांसी शुरू हो सकती है। लेकिन रुकिए, ये और भी अजीब होता जा रहा है। स्रोत में लिखा है कि बाईं करवट लेटने पर भी ये खांसी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा ट्रिगर, ठंडी हवा में सांस लेना, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना हो। हाँ, ये सिर्फ सर्दियों में बाहर जाने की बात नहीं है। ये फ्रिज का दरवाजा खोलने से जो ठंडी हवा का झोंका आता है, उससे भी हो सकता है। और इसी चरम प्रतिक्रिया से हमें एक और बहुत बड़ा सुराग मिलता है। ये सिर्फ एक लक्षण नहीं है, ये एक व्यवहार है जो इस पूरी कहानी को बयान कर देता है। आप उस बात का जिक्र कर रही हैं जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। हवा को गर्म करने के लिए बिस्तर के कपड़ों से सिर ढक लेना, ये तो किसी बच्चे जैसा व्यवहार लगता है। ठीक यही। ये सिर्फ एक लक्षण नहीं है, ये तो ठंड से बचने की एक पूरी रणनीति है। ये व्यवहार दिखाता है कि वो व्यक्ति ठंडी हवा की एक सांस भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये कोई मामूली संवेदनशीलता नहीं है, ये एक अति संवेदनशीलता है। मतलब वो इंसान हवा को अपने फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही उसे गर्म कर लेना चाहता है। हाँ, ये इस केस का सबसे बड़ा सबूत है। और ये सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है। स्रोत में खांसी के साथ जुड़ी कुछ और अनुभूतियों का भी जिक्र है, जैसे गले में गांठ महसूस होना। हाँ, और वो भी बहुत परेशान करने वाली। स्रोत कहता है कि गले में एक गांठ सी महसूस होती है, जिसे निगलने पर वो नीचे जाती है पर फौरन वापस आ जाती है। ये एक लगातार बनी रहने वाली चिड़चिड़ाहट है। साथ ही खांसते समय गले और छाती के ऊपरी हिस्से में एक कच्चापन, एक छिल जाने जैसा एहसास होता है, जो सूखी हिंसक खांसी का नतीजा है। बिल्कुल। स्रोत में एक और लक्षण का उल्लेख है जो बहुत गंभीर लगता है, खांसते खांसते यूरिन का लीक हो जाना। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसकी तुलना कॉस्टिकम और पल्सेटिला जैसी दूसरी दवाओं से करता है। यहाँ पर 1 मिनट रुकते हैं क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बताइए। सिर्फ ये कह देना कि कॉस्टिकम में भी ऐसा होता है काफी नहीं है।
अंतर को समझना जरूरी है। रूमेक्स की तस्वीर में ये लक्षण ठंडी हवा की संवेदनशीलता के बड़े पैटर्न का हिस्सा है। अच्छा। कॉस्टिकम में भी खांसी के साथ यूरिन लीक हो सकता है, लेकिन वहां की कहानी शायद तंत्रिका तंत्र की कमजोरी या किसी तरह के पैरालिसिस से जुड़ी होगी। वहां ठंडी हवा का ये ताना बाना नहीं मिलेगा। तो मतलब एक ही लक्षण के पीछे की कहानी अलग अलग हो सकती है। हाँ, रूमेक्स में ये खांसी की जबरदस्त ताकत को दिखाता है, जो शरीर के नियंत्रण को ही तोड़ देती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि होम्योपैथिक विश्लेषण में एक लक्षण को अकेले नहीं देखा जाता, बल्कि उसे पूरी तस्वीर के संदर्भ में देखा जाता है। तो ये साफ है कि हमारा संदिग्ध यानी ठंडी हवा सिर्फ श्वसन तंत्र पर ही हमला नहीं कर रहा है। नहीं। उसकी पहुंच और भी गहरी है। स्रोत पाचन तंत्र, खासतौर पर दस्त का भी उल्लेख करता है। हाँ, और ये भी उतना ही अनोखा और विशिष्ट है जितनी की खांसी। स्रोत के अनुसार ये दस्त सुबह सुबह होता है, खास तौर पर सुबह 5 से 10 बजे के बीच। समय भी दिया है। हाँ, और होम्योपैथी में लक्षणों का समय बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये शरीर की आंतरिक लय के बारे में बताता है। और इसके लक्षण भी बड़े अजीब हैं। मल दर्द रहित होता है, लेकिन बहुत ज्यादा और बदबूदार होता है। पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसकी तात्कालिकता, इसकी अर्जेंसी। सही पकड़ा। स्रोत के शब्द हैं, अचानक इतनी तेज इच्छा होती है कि सुबह बिस्तर से उठकर भागना पड़ता है। भागना पड़ता है। हाँ, ये एक अनियंत्रित विस्फोटक क्रिया है। ये फिर से उसी पैटर्न की ओर इशारा करती है, शरीर का किसी उत्तेजना पर अचानक और जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया देना। मतलब ये एक शांत सिस्टम नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमेशा हाई अलर्ट पर है। हमने शरीर के अंदर की बात की है, फेफड़े, गला, पाचन तंत्र। क्या ये संवेदनशीलता शरीर की बाहरी सतह यानी त्वचा पर भी दिखती है? बिल्कुल दिखती है, और त्वचा के लक्षण तो इस केस को पूरी तरह से सील कर देते हैं। अच्छा। स्रोत कहता है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में तेज खुजली होती है, लेकिन अब तक तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि इसका ट्रिगर क्या होगा। ठंडी हवा। बिल्कुल। खुजली ठंड से बढ़ जाती है और गर्मी से, मतलब कपड़ों के अंदर या रजाई में, बेहतर हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही खास बात है जो इस तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। वो क्या है? स्रोत कहता है कि ये खुजली खास तौर पर कपड़े उतारते समय या शरीर को ठंडी हवा के संपर्क में लाने पर बढ़ जाती है। ओहो। अब आप इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति रात को सोने के लिए कपड़े बदल रहा है। जैसे ही वो कपड़े उतारता है और कमरे की ठंडी हवा उसकी त्वचा को छूती है, पूरे शरीर में असहनीय खुजली शुरू हो जाती है। हाँ, लेकिन रुकिए, ठंड लगने पर या कपड़े उतारते समय हल्की फुल्की खुजली होना तो आम बात लग सकती है। कई लोगों को ऐसा होता है। इसमें इतना खास क्या है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ फर्क तीव्रता का है। ये हल्की फुल्की खुजली नहीं है। अच्छा। ये एक हिंसक, परेशान करने वाली खुजली है। और ये सिर्फ ठंड में नहीं होती, बल्कि तापमान में अचानक आए बदलाव से होती है। आप एक गर्म कमरे में हैं, सब ठीक है। आपने बस अपनी शर्ट उतारी और 5 सेकंड के लिए हवा लगी और बस हो गया। ये तो एक चरम प्रतिक्रिया है। हाँ, ये वैसा ही है जैसे ठंडी हवा की एक सांस से खांसी का दौरा पड़ जाना। पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। तो अब अगर हम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखें, हमारे पास एक सूखी, परेशान करने वाली खांसी है, सुबह सुबह होने वाला दस्त है, हाँ, और कपड़े उतारते समय होने वाली तेज खुजली है। हाँ, सतह पर देखें तो ये तीनों पूरी तरह से अलग अलग समस्याएं लगती हैं। बिल्कुल। कोई कह सकता है कि एक को छाती के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दूसरे को पेट के, और तीसरे को त्वचा विशेषज्ञ को। सही बात है। लेकिन होम्योपैथिक नजरिए से ये 3 अलग अलग समस्याएं नहीं है। ये एक ही मूल गड़बड़ी की 3 अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। ये एक ही पेड़ की 3 अलग अलग शाखाएं हैं। और उस पेड़ की जड़ है ठंडी हवा के प्रति अति संवेदनशीलता। हम एग्रीवेशन कहते हैं, और गर्मी से आराम मिलना यानी अमेलियरेशन। स्रोत इसे अंत में बहुत स्पष्ट रूप से सारांशित करता है। लक्षण बिगड़ते हैं ठंडी हवा से और लेटने से, और आराम मिलता है गर्मी से और खास तौर से ठंडी हवा से बचने के लिए मुंह ढककर रखने से। हाँ, वो मुंह ढककर रखने वाला बिंदु फिर से उसी व्यवहार की ओर इशारा करता है जिसके बारे में हमने बात की थी। ये उस व्यक्ति की हताशा को दिखाता है जो किसी भी कीमत पर ठंडी हवा से बचना चाहता है। बिल्कुल। ये एक ऐसी तस्वीर बनाता है जहां व्यक्ति का पूरा सिस्टम, उसका पूरा शरीर ठंडे तापमान के प्रति हाई अलर्ट पर है। ये सिर्फ त्वचा या फेफड़ों की बात नहीं है। नहीं, ये एक प्रणालीगत प्रतिक्रिया है।
हर लक्षण, चाहे वो कहीं भी प्रकट हो, इसी एक नियम का पालन करता है। ठंड से बुरा और गर्मी से बेहतर। हमारी जासूसी कहानी का अपराधी पकड़ा गया और वो है ठंडी हवा। तो इस स्रोत से रूमिक्स क्रिस्पस के बारे में जो मुख्य बातें हमने सीखी वो हैं ठंडी हवा के प्रति एक असाधारण संवेदनशीलता, जो एक बहुत ही विशिष्ट सूखी खांसी, सुबह के दस्त और त्वचा की खुजली के रूप में सामने आती है। और इन सब का एक सुनहरा नियम है, हर लक्षण गर्मी से बेहतर और ठंड से बदतर हो जाता है। ये एक बहुत ही साफ और यादगार तस्वीरें हैं ना? बिल्कुल, ये संक्षिप्त स्रोत हमें एक क्रिस्टल क्लियर तस्वीर देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो आगे सोचने के लिए है। अच्छा? स्रोत के अंत में रिलेशंस यानी संबंध के तहत बेलाडोना, कॉस्टिकम, ड्रोसेरा जैसी अन्य दवाओं का भी जिक्र है, जिनके लक्षण कुछ हद तक रूमिक्स से मिल सकते हैं। जैसे हमने खांसी के साथ यूरिन लीक के मामले में कॉस्टिकम का उदाहरण लिया था। ठीक वही। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि इन समान दिखने वाले चित्रों के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझना कितना जरूरी है। सिर्फ एक प्रोफाइल को जानना ही काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि वो दूसरों से अलग कैसे है। तो आप ये कह रहे हैं कि असली चुनौती इन मिलते जुलते संदिग्धों में से सही वाले को पहचानने की है? बिल्कुल। उदाहरण के लिए ड्रोसेरा नाम की एक और दवा है, जिसमें बहुत हिंसक सूखी खांसी होती है, जो लेटने पर बढ़ जाती है। सुनने में ये रूमेक्स जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन ड्रोसेरा में खांसी का ट्रिगर ठंडी हवा नहीं, बल्कि सिर के तकिए पर लगते ही गले में होने वाली गुदगुदी होती है। अच्छा, ये तो बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। हाँ, ड्रोसेरा का मरीज शायद ठंडी हवा में आराम से घूम सके, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही उसे खांसी का दौरा पड़ जाएगा। दूसरी तरफ रूमेक्स का मरीज शायद बिस्तर पर ठीक हो, लेकिन रजाई से मुंह बाहर निकालते ही खांसना शुरू कर देगा। वाह! ये छोटे छोटे अंतर ही सब कुछ तय करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इन समानताओं और अंतरों को कैसे पहचाना जाता है। यहीं पर इस विज्ञान की असली कला छुपी है।